बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम अपनी जो यूनिट 4 है आवर्ती और दोलन गति से संबंधित उसको यहाँ हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं आवर्त गति की। ऐसी गति जिसमें कोई पिंड या कण एक निश्चित पथ को जो है निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार दोहराता है, उसी प्रकार उसे हम जो है दोलन गति कहते हैं। दोलन गति के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जैसे घड़ी की जो सुइयां हैं वो एक निश्चित वृत्ताकार पथ को बार बार दोहराती है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार की आवर्ती गति है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण किया जाता है उस गति को भी हम आवर्त गति कहते हैं। पेंडुलम की गति है, झूले की गति है, ये सभी गतियां क्या है, आवर्त गतियां कहलाती है। बात करते हैं हम दोलन गति की। दोलन गति ऐसी गति जिसमें कोई कण या पिंड किसी एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द एक निश्चित समय अंतराल में गति को दोहराता है, उसे हम जो है दोलन गति कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग से यदि कोई पिंड जुड़ा हुआ है तो उस स्प्रिंग से जो है एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द यानी कि माध्य स्थिति के इर्द गिर्द वो क्या करता है, ऑसिलेशंस करता है, दोलन करता है। तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं दोलनी गति। झूले की गति ले सकते हैं। जब हम देखते हैं कि झूला जो बंधा होता है तो जब वो एक निश्चित अवस्था में होता है तो वो उसकी क्या हो जाती है, माध्य अवस्था होती है। जब उसमें किसी बच्चे को बिठाते हैं और उसको धक्का देते हैं तो वो उस माध्य स्थिति के क्या करता है, इर्द गिर्द दोलन गति करता है। पेंडुलम की गति, घड़ियों के जो पेंडुलम होते हैं वो एक निश्चित माध्य स्थिति के क्या करते हैं, इर्द गिर्द एक निश्चित समय अंतराल में उस पथ को बार बार दोहराते हैं, उस गति को भी हम कहते हैं दोलन गति। यहाँ समझने वाली बात यह है कि समस्त जो दोलन गतियां हैं, जितनी भी हमने ये दोलन गतियां पढ़ी, ये दोलन गति के उदाहरण आवर्त गति के उदाहरण भी कहलाते हैं। यानी कि समस्त जो दोलन गतियां हैं वो आवर्त गतियां होती है, लेकिन समस्त आवर्त गतियां दोलन गति नहीं हो सकती, क्योंकि हम दोलन गति के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द निश्चित कोई माध्य स्थिति होगी, उस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ही जो है पिंड गति करेगा। लेकिन आवर्त गति के अंतर्गत कोई जो पिंड है वो पिंड एक निश्चित पथ को निश्चित समय अंतराल में दोहरा सकता है। तो ये यहाँ मुख्य बात है जो समझने वाली है कि समस्त जो दोलन गतियां हैं आवर्त गतियां हो सकती है, लेकिन समस्त आवर्त गतियां जो है दोलन गतियां नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम लेते हैं सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में क्या होता है कि एक जो पिंड है, एक पिंड किसी सहारे से बंधा हुआ होता है, और जो पिंड है तो पिंड जो है माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, जैसे हमने एक पिंड लिया, ये पिंड है, ये इसकी माध्य स्थिति हो गई। इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द अधिकतम जो विस्थापन है ए बी, वहाँ तक ये क्या करता है, इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है। तो इस प्रकार की गति को हम जो है किसके अंतर्गत लेते हैं, दोलन गति के अंतर्गत। लेकिन इस स्थिति में जब ऐसी गति जिसमें पिंड अपनी माध्य स्थिति की ओर उसके विस्थापन के समानुपाती बल लगाता है, तो इस कंडीशन में ये गति क्या कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। और जो बल वो लगा रहा है माध्य स्थिति की ओर, उसे कहते हैं हम प्रत्यानयन बल। उसे क्या कहते हैं, हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो जैसे यहाँ ये माध्य स्थिति से पिंड इस तरफ जा रहा है तो ये इस माध्य स्थिति की ओर एक बल आरोपित करेगा, बल लगता है इस पर जो इस स्थिति के समानुपाती होता है, और इसकी गति तो इधर है लेकिन बल का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होने के कारण यहाँ माइनस का चिन्ह आता है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू x और F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ k जो है समानुपाती स्थिरांक कहलाता है।
प्रत्यानयन बल स्थिरांक कहलाता है, और x जो है आपके माध्य स्थिति से कितना विस्थापित हो रहा है वह विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि माइनस का चिन्ह आ रहा है। माइनस का चिन्ह आने का कारण क्या है कि पिंड तो माध्य स्थिति से दूर की ओर दूर जाने की स्थिति में है, लेकिन जो बल लग रहा है वो माध्य स्थिति की ओर लग रहा है, यानी कि गति के विपरीत दिशा में जो है बल लगने के कारण यहाँ नेगेटिव साइन हमें मिलता है। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। स्वैच्छिक विभव कूप में दोलन गति। स्वैच्छिक विभव कूप में दोलन गति, तो यहाँ प्रश्न कई तरीकों से बनकर के पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्स में। तो यहाँ प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि लघु आयाम के दोलन, सिद्ध कीजिए कि लघु आयाम के दोलन सदैव सरल आवर्ती होते हैं, या सिद्ध कीजिए कि विभव कूप में अल्प विस्थापन के लिए कण की दोलन गति को सरल आवर्त गति माना जा सकता है, चाहे विभव कूप की आकृति कैसी भी हो। तो यहाँ तीन तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। स्वैच्छिक विभव कूप में दोलन गति, दूसरा वो पूछ सकता है सिद्ध कीजिए कि लघु आयाम के दोलन सदैव सरल आवर्ती दोलन होते हैं। तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार ये आया हुआ है। तो इसको हम देखते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि संरक्षित बल क्षेत्र में जो स्थितिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा U के रूप में हम लेते हैं, और स्थितिज ऊर्जा का मान स्थिति पर निर्भर करता है। जो स्थिति है ऊर्जा है, इस स्थिति ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है? स्थिति पर निर्भर करता है। और संरक्षित बल क्षेत्र में वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर विस्थापित करने पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन संरक्षित बल के विरुद्ध लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो यहाँ F इज इक्वल टू जो है माइनस का डेल्टा U। तो डेल ऑपरेटर हम जानते हैं, तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो F इज इक्वल टू माइनस का आई कैप डेल U बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल U बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल U बाई डेल जेड के रूप में हमें इक्वेशन मिलती है। यदि कण केवल और केवल x डायरेक्शन में जो है गतिशील हो तो F इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का डेल U बाई डेल एक्स। अब हम जो है स्थितिज ऊर्जा और स्थिति के बीच में जो है एक वक्र ले रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा और स्थिति के मध्य हम एक वक्र लेते हैं। तो ये जो वक्र है इसमें हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर संतुलन की स्थिति, संतुलन की अवस्थाएं। सबसे फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे संतुलन की अवस्थाएं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं संतुलन की अवस्थाएं। तो इस गति में P, Q, R, S ऐसे बिंदु हैं जहां पर खींची गई स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होती है। अतः इन पर जो प्रवणता का मान है वो कितना होता है? 0 होता है। और इसी कारण इनको हम जो है इन बिंदुओं को संतुलन की स्थिति कहते हैं। जो बिंदु P, Q, R और S है, यहाँ पर यदि हम स्पर्श रेखाएं खींचें तो वो x अक्ष के समांतर हमें मिलती है। तो x अक्ष के समांतर मिलने के कारण हम ये कह सकते हैं कि इन P, Q, R, S बिंदुओं पर जो स्थिति है वो संतुलन की स्थिति कहलाएगी। नंबर 2 पर हम बात करते हैं। नंबर 2 पर हम बात करेंगे स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन की। नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं स्थायी संतुलन। तो जो ग्राफ है, ग्राफ में जो न्यूनतम स्थिति ऊर्जा वाली स्थितियां बिंदु P और R है वहां पर हमें जो है स्थायी संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है, क्योंकि इन स्थितियों के संगत पिंड का विस्थापन करने पर पिंड पुनः इन स्थितियों में आ जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्थायी संतुलन की स्थितियां। क्योंकि देख सकते हैं बिंदु P
और बिंदु आर, यहाँ से यदि हम पिंड को इनसे आसपास कहीं पर भी लेकर के जाएंगे तो पिंड वापस कहाँ आ जाएगा, पी और आर स्थितियों पर आ जाता है। इसलिए बिंदु जो पी और आर स्थितियां हैं, पी और आर स्थितियां जो है वो कैसी स्थितियां हैं, स्थायी संतुलन की स्थितियां कहलाती है। और यदि संतुलन की अवस्थाओं की बात करें तो वो है आपके पास पी, क्यू, आर और एस। ये स्थितियां कैसी है, संतुलन की स्थितियां कहलाती है। बात करते हैं अस्थायी संतुलन की, बात करते हैं हम नंबर 3 पर, अस्थायी संतुलन की स्थितियां, अस्थायी संतुलन की स्थितियां। तो अस्थायी संतुलन की स्थितियों की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा व विस्थापन वक्र में बिंदु Q और S, बिंदु Q और S जो है अस्थायी संतुलन की स्थितियां हैं, क्योंकि यहाँ से पिंड जो है स्थायी अवस्था में नहीं रहेगा, वो या तो बिंदु P की स्थिति में आने चाहेगा या फिर R की स्थिति में आना चाहेगा। तो इन अवस्थाओं को हम कहते हैं असंतुलन की स्थितियां, यानी कि यहाँ पर जो पिंड है वो असंतुलित अवस्था में रहेगा, यानी कि जो पिंड है, क्योंकि इन स्थितियों में जो पिंड है, पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो क्या होगा, सर्वाधिक होगा। और पिंड जो है अधिकतम स्थितिज ऊर्जा से निम्नतम स्थितिज ऊर्जा की ओर आने की कोशिश करता है। तो ये जो स्थितियां हैं Q और S, स्थिति Q और S, ये अस्थायी संतुलन की स्थितियां, संतुलन की स्थितियां तो है लेकिन किस प्रकार की स्थितियां हैं, असंतुलन की स्थिति है, यानी कि अस्थायी संतुलन रहेगा। संतुलन की स्थितियां तो रहेगी लेकिन वो संतुलन कैसा होगा, अस्थायी होगा। वो अधिकतम स्थिति ऊर्जा से न्यूनतम स्थिति ऊर्जा की ओर पिंड आने की कोशिश करता है। बात करते हैं विभव कूप की, नंबर 4, विभव कूप। तो यहां हम देख सकते हैं कि जो गतिशील कण है, गतिशील कण के स्थितिज ऊर्जा व विस्थापन वक्र में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थितियों के दोनों ओर, जो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली जो स्थितियां हैं उनके दोनों ओर, जैसे P और R जो न्यूनतम स्थिति वाली स्थिति ऊर्जा वाली जो स्थितियां हैं, इनके दोनों ओर A, B और C, D तक जो परिबद्ध क्षेत्र हैं उसे हम जो है विभव कूप कह सकते हैं। एक कुएं के आकार में ये विभव कूप बना रहता है, इसलिए इसे विभव कूप कहते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट बंधन ऊर्जा की। जो विभव कूप है, इस विभव कूप में अधिकतम और न्यूनतम जो स्थितिज ऊर्जाएं हैं, उन अधिकतम और न्यूनतम स्थिति ऊर्जाओं के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर होता है, वही आपके क्या कहलाता है, बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि नंबर 5 पे हम बात करें बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा क्या होगी, विभव कूप में अधिकतम और न्यूनतम जो स्थिति ऊर्जा वाली स्थितियां हैं उनके बीच का जो ऊर्जा अंतर है वही क्या कहलाएगा, आपके बंधन ऊर्जा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका गणितीय विश्लेषण। तो गणितीय विश्लेषण में हम देख सकते हैं कि जो बिंदु P है, बिंदु P पर देखें, जो बिंदु P है ये रहा आपके बिंदु P। तो बिंदु P पर x बराबर x0 पर जो कण है उसकी जो ऊर्जा है वो न्यूनतम होती है। हम x दूरी पर, हम यहाँ पर इसे क्या करते हैं, x दूरी पर क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। तो इस स्थिति में हम स्थिति ऊर्जा को जो है टेलर प्रमेय के अनुसार रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेलर प्रमेय के अनुसार हमने जो है ऊर्जा को व्यक्त किया है, ux x माइनस एक्स नोड डेल u बाई डेल एक्स, एक्स नोड प्लस x माइनस एक्स नोड का स्क्वायर अपॉन
फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स नोड, यहाँ एक और पद हमारे पास बनता है एक्स माइनस एक्स नोड का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स क्यूब एक्स नोड के रूप में, ये पद भी हमारे पास यहाँ बनता है। अब बिंदु जो P है, बिंदु P के संगत यदि हम बात करें तो जो यू एक्स का मान है वो मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा, और डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर को हम के रूप में लेकर के चल रहे हैं, और डेल यू बाई डेल एक्स को हम 0 और डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स की पावर 3 एक्स नोड को हम के 1 से जो है प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमारे पास जो समीकरण है वो बनेगी यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स नोड प्लस के बाई 2 एक्स माइनस एक्स नोड का स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन 6 एक्स माइनस एक्स नोड का होल क्यूब डैश डैश, ये इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। अब यदि जो बिंदु P है, हमने देखा जो बिंदु P है यहाँ पर, उस बिंदु P को यदि हम इस मूल बिंदु O पर प्रतिस्थापित कर दें, इस बिंदु पर स्थानांतरित कर दें, तो इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे, 0 0 होंगे, x, y क्या होगा, 0 0 होगा। तो स्थानांतरित कर देते हैं तो उस स्थिति में x नोड बराबर 0 और यू एक्स का जो मान है वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो है ऊर्जा का मान कितना होगा हमारे पास, यू एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के 1 एक्स की पावर 3 बाई 6, ये इक्वेशन नंबर 4। अब इस स्थिति में जो पिंड है उस पर जो लगने वाला प्रत्यानयन बल है उसका मान जो होगा F इज इक्वल टू माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स। चूँकि हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये हम बल पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स होगा। तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का के एक्स माइनस के 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 के रूप में हमारे पास जो है बल यहाँ मिलता है। आइए यहाँ हम एक दो बातों को और डिस्कस करते हैं। यदि जो x का मान है वो अत्यल्प हो, यदि x का मान, यदि x का मान अत्यल्प हो तो उस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है का जो पद है और जो बल का जो पद है उनमें उच्च घात के जो पद हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। और जब हम उच्च घात के पदों को नगण्य करेंगे तो हमारे पास जो स्थितिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा इस तरह से मिलेगी। इसे हम U2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा हमारे पास के एक्स स्क्वायर बाई 2 के रूप में, और जो बल है F, वो बल होगा हमारे पास एफ एक्स बराबर माइनस का के एक्स के रूप में। तो ये था स्वेच्छ हमारे पास विभव कूप में गति, और ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, सरल आवर्त गति के समीकरण। क्या कहलाते हैं, सरल आवर्त गति के समीकरण। यानी कि सरल आवर्त गति की कंडीशन में जो ऊर्जा का मान होता है वो कितना होता है, के एक्स स्क्वायर बाई 2, और जो उस पार्टिकल पर जो लगने वाला जो बल है प्रत्यानयन बल उसका मान होता है माइनस का के एक्स। यानी कि जब अत्यल्प विस्थापन हो तो उस स्थिति में जो स्वैच्छिक विभव कूप में होने वाली गति है उसे हम सरल जो है दो होने वाली जो दोलन गति है उसे हम सरल आवर्त गति कह सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।